रहेगा, इसी को हम कहते हैं रंध्रावकाश, रंध्रावकाश। ठीक है। और विभिन्न मृदाओं में विभिन्न तरीके का परसेंटेज होता है। पोर स्पेस को हमेशा, जो रंध्रावकाश होता है उसको हमेशा हम जो है परसेंट में डिनोट करते हैं। किसमें डिनोट करते हैं? परसेंटेज में डिनोट करते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला होता है। देखिए जो कण है हमारी मृदा के, उन कणों के बीच में जो स्पेस होता है, दिस इज नॉन एज पोर स्पेस। अब देखिए सैंड का पोर स्पेस सबसे कम होता है और क्ले का सबसे हाई होता है। ऐसा उल्टा क्यों? आपको लग रहा होगा उल्टा से बता रहे हैं, उल्टा नहीं होता ये इसलिए होता है कि उसके पार्टिकल्स जो क्ले के हैं वो काफी छोटे होते हैं और सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। इसीलिए पोर स्पेस जो होता है सैंड का अधिक हो जाता है और क्ले का, सैंड का कम हो जाता है और क्ले का अधिक हो जाता है। ठीक है। तो देखें इसका फार्मूला होता है पोर स्पेस का। देखिए पोर स्पेस बराबर होता है 100 माइनस BD/PD इंटू 100। अब देखिए सामान्य मृदा की यहां पर हम बात करेंगे, जनरल सॉइल्स की। किसकी बात करेंगे? हम ना बलुई की करेंगे, ना दोमट करेंगे, ना किसी की नहीं करेंगे। देखिए सामान्य मृदा की यहां बात हो रही है। देखिए हम आपको पोर स्पेस निकालेंगे। सामान्य मृदा का पोर स्पेस का रंध्रावकाश, सामान्य मृदा का रंध्रावकाश 50% होता है। कितना होता है? 50% होता है। सामान्य मृदा का पोर स्पेस यानी कि रंध्रावकाश 50% होता है। कितना होता है? 50% होता है सामान्य मृदा का पोर स्पेस। ठीक है। अब पोर स्पेस का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 100 माइनस BD/PD गुणे 100। अब देखिए यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखिए सामान्य मृदा का पोर स्पेस निकाल लेंगे 50% कैसे होगा। देखिए चलिए देखिए फार्मूले के अनुसार 100 माइनस बल्क डेंसिटी कितनी होती है सामान्य मृदा की? 1.33। पार्टिकल डेंसिटी सामान्य मृदा की कितनी होती है? BD का मतलब बल्क डेंसिटी, PD का मतलब पार्टिकल डेंसिटी। यही तो होगा। ये देखिए ऊपर स्थूल घनत्व तो है, नीचे जो है आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व। तो देखिए BD/PD। अब देखिए समझिए इसको। अब 100 माइनस कर दिया हमने ना, तो 1.33 और 2.65 एक बार गया, दो बार गया, तो 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए अब हमने लिख लिया 100 माइनस 1/2 इंटू 100। अब देखिए फिर इसमें क्या किया हमने? 2 नीचे था तो 2 से काट दिया 50। कितना बचा? 50। और फिर अब यहां पर दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या मिला? 100 माइनस 50। तो हमारा टोटल कितना बचा? 50%। देखिए इट कैन बी सॉल्व हो गया, प्रूव हेंस हो गया, मतलब प्रूव कर दिया गया कि ये फार्मूला बिल्कुल सही है और बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी के विषय की जो वैल्यू हम बता रहे थे वो भी सही है। देखिए क्यों? क्योंकि यहां लिखा था सामान्य मृदा का रंध्रावकाश 50% होता है। ये किताबों में लिखा मिलता है कि सामान्य मृदा का रंध्रावकाश कितना होता है? 50% होता है। और हमें बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी भी सामान्य मृदाओं की लगभग पता थी कि बल्क डेंसिटी 1.33 होती है और पार्टिकल डेंसिटी 2.565 होती है। ठीक है। तो हमने क्या किया? 100 माइनस BD/PD गुणे 100 किया। अब देखिए यहाँ पर 100 से 1/33 और 2.65 इंटू 100 किया। ठीक है। तो इसमें काट दिया हमने, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला आया और 1/2 इंटू 100 हो गया। तो 2 से 50 कट गया, 50 और 100 में से 50 देखिए चला गया, तो बचा आपका 50%। तो यानी कि ये बिल्कुल बात सही है कि सामान्य मृदा का पोर स्पेस जो 50 होता है वो इस फार्मूले के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ठीक है। इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए इसीलिए इसको हमने आपको समझाया था। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए पोर स्पेस ऑफ सॉइल। ठीक है। पोर स्पेस ऑफ सॉइल में लिखा है मृदा के कुल आयतन का, मृदा के कुल आयतन का वह भाग जो कि रिक्त होता है मृदा रंध्रता कहलाता है। मृदा के कुल आयतन का वह भाग जो कि रिक्त होता है, कुल आयतन का वह भाग जो कि रिक्त होता है रंध्रता कहलाता है। देखिए हमने ये बताया भी था आपको, जैसे ये है और इसमें सॉइल पार्टिकल्स है छोटे छोटे, है ना। अब इस कुल आयतन का वह कौन सा भाग है? देखिए ये वाला भाग, तो ये क्या कहलाएगी? रंध्रता, या इसी को रंध्रावकाश कहेंगे। ठीक है। तो ये रंध्रता एक कण से दूसरे कण के बीच में होगी और ये बहुत सारे कणों के बीच में होगी तो रंध्रावकाश हो जाएगा। ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया गया है मृदा के कुल आयतन का वह भाग जो कि रिक्त होता है मृदा रंध्रता कहलाता है। इसके बाद प्रतिशत रंध्रावकाश अगर देखेंगे हम तो 100 माइनस BD/PD गुणे 100, इससे हम देखिए निकाल लेते हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है साधारण मृदा का रंध्रावकाश 50% के करीबन होता है। कितना होता है? 50% के करीब होता है साधारण मृदा का रंध्रावकाश। ठीक है। जो सिंपल सॉइल होती है, साधारण मृदा होती है, उसका रंध्रावकाश लगभग 50% के करीब होता है। अभी कैसे होता है हमने आपको निकाल के बताया। ठीक है। चलिए अब देखिए विभिन्न मृदाओं में रंध्रावकाश की मात्रा दी गई है, परसेंटेज मात्रा दी गई है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है। वैसे तो निकालनी पड़ती है, लेकिन अगर BD/PD पता हो तभी निकाल पाएंगे, लेकिन सीधे सीधे आप याद कर लीजिएगा कि डायरेक्ट याद कर लीजिए, वहां निकालने का समय ना खर्च करिएगा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू होती है पर उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। देखिए हमने बताया सबसे कम किसकी है? बलुई की क्या है? सबसे कम। और क्ले की क्या हमने बताई थी? चिकनी या क्ले इसी को कहते हैं। सबसे
ज्यादा, ठीक है। अभी हमने निकाली थी 50 लगभग सामान्य मृदा की थी। सामान्य का मतलब 2 मट के इधर उधर की, यानी कि 2 मट की भाई बहन, ठीक है, वो सामान्य मृदा हो गई। 2 मट मृदा को ही वैसे सामान्य मृदा कह दिया जाता है, उसी के आसपास की रेंज को। अब देखिए बलुई की हो गई पोर स्पेस 30%, बलुई 2 मट, देखिए बलुई तो ही है, अगर इसमें साथ में 2 मट आ गई तो 35, और 2 मट बलुई तो 40%, यानी कि 2 मट डोमिनेंस है। देखिए बलुई 2 मट में डोमिनेंसी किसकी है? बलुई की है। बलुई जो है ये डोमिनेंट है, प्रभावशाली है। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, और यहां पर प्रभावी अगर देखेंगे तो 2 मट प्रभावी। क्या प्रभावी? 2 मट प्रभावी, बात समझिएगा। अब यहाँ पर 2 मट ही है, यहाँ पर चिकनी 2 मट है ना। 2 मट में क्या है? चिकनी प्रभावी है, तो इसलिए यहाँ देखिए 2 मट से चिकनी 2 मट हुई तो भी बड़ी, और यहाँ पर चिकनी हुई तो 55%, यानी कि हाईएस्ट पोर स्पेस है, ठीक है, 55%। इसका देखिए 45 है, इसका 50 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है याद कर लेना है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बलुई 30%, बलुई 2 मट 35%, 2 मट बलुई 40%, 2 मट 45, चिकनी 50%, और चिकनी केवल चिकनी 2 मट और चिकनी, ठीक है। चिकनी 2 मट जो होती है 50, और चिकनी 2 मट 50, और चिकनी केवल वो 55%। अब देखिए बलुई मृदाओं का तापमान चिकनी मृदाओं की अपेक्षा जल्दी घटता बढ़ता रहता है। ये बात आपको समझ में आई? कैसे? इसका सिद्धांत है इसका। सॉइल साइंस एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, सैद्धांतिक सब्जेक्ट है। देखिए कह रही है सॉइल साइंस की बलुई मृदाओं का तापमान चिकनी मृदाओं की अपेक्षा जल्दी घटता और बढ़ता रहता है। आखिर में ऐसा क्यों? देखिए बताते हैं क्यों। एक बात समझिएगा, बात हमारी ये आ रही है स्पेसिफिक हीट अगर हम बात करें वाटर की तो कितनी होती है? एक स्पेसिफिक हीट का मतलब है 1 ग्राम मृदा को, अगर मृदा के प्रत्यक्ष में बात करें, 1 ग्राम मृदा को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने में जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दिस इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम मृदा को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, दिस इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट। अब देखिए जल की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, और बलुई मृदा की स्पेसिफिक हीट होती है, और यहीं पर देखना चिकनी की, ये हो गई बलुई की लगभग, और ये हो गई चिकनी की स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब देखिए वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 है, बलुई मृदा की 0.965 है, और चिकनी की 0.2055 है। अब पूछा जाता है कभी कभी कि पानी और मृदा में जल्दी गर्म और ठंडा कौन होगा? तो जल्दी गर्म और ठंडी होगी मृदा। कौन होगी? मृदा होगी। और इस मृदा में भी जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी वो उससे भी ज्यादा गर्म ठंडी होगी। देखिए पानी ज्यादा गर्म ठंडा होगा तेजी से कि मृदा? तो मृदा क्या होगी? मृदा। अब बात आती है कि मृदा में भी 2 प्रकार की हमने आपको दिखा रहे हैं, एक तो बलुई और एक चिकनी। तो चिकनी मृदा जो है उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है, किससे? चिकनी से। तो ये और जल्दी, सबसे जल्दी गर्म होगी, गर्म और ठंडी, सबसे जल्दी गर्म और ठंडी, सबसे जल्दी गर्म और ठंडी होगी। अब देखिए, और आप जो है प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कैसे? गांव में जाइए और नंगे पैर में जूता चप्पल ना पहनिए, जहां पर बालू हो वहां पर आप चल नहीं सकते। साधारण मृदा में एक बार आप चल सकते हैं, लेकिन बालू वाली मृदा में नहीं चल सकते। पानी में तो कितना भी आप भरा हुआ पानी हो और खूब गर्मी पड़ रही हो तब भी आप एक बार चले जाएंगे अंदर। बालुई मृदा में आप बिना जूते चप्पल पहने चल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म और ठंडी होती है, और ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है। जब आप गर्मियों में जाएंगे तो बालू के किनारे वाले तरबूज के सामने जो है फ्रिज फेल होता है, इतना ठंडा तरबूज होता है, बढ़िया, ठीक है। तो एकदम से ठंडी भी हो जाती है, एकदम से गर्म भी हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हमने आपको स्पेसिफिक हीट के विषय में बताया, ठीक है। चलिए अब देखिए मिट्टी की विशिष्ट ऊष्मा की बात यहाँ पर देखिए आ भी गई है। लिखा था पहले बलुई मृदाओं का तापमान चिकनी मृदाओं की अपेक्षा जल्दी घटता और बढ़ता है, घटता बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात हमने बताया क्यों घटता बढ़ता है बलुई मृदाओं का, क्योंकि बलुई मृदाओं की स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो कम होती है अपेक्षाकृत चिकनी मृदाओं की, ठीक है। इसीलिए ठंडी जल्दी होती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है। अब यहाँ पर बात करी जा रही है विशिष्ट ऊष्मा की यानी कि स्पेसिफिक हीट की, मिट्टी की स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट देखिए लिखा हुआ है 1 ग्राम मृदा के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, देखिए 1 ग्राम मृदा है आपकी, जैसे ये मृदा है, क्या है? मृदा, और इसका वजन कितना है? 1 ग्राम, 1 ग्राम मृदा, और इसका टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है कितना? टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री बढ़ाना है। जितने कैलोरी ऊर्जा की या ऊष्मा की, अब कितने कैलोरी लगेगी ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जितनी भी लगे कैलोरी, तो कितने कैलोरी हमें अभी ज्ञात नहीं है, कितनी है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसका। कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे मृदा की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी कि जो भी कैलोरी की ऊष्मा की जरूरत होगी हमें वो हमारी यही कहलाएगी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक
यही कहलाएगी स्पेस पे हीट, ठीक है। तो 1 ग्राम मृदा थी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाना था, और जो जिसने बढ़ा दिया, जितनी भी हीट ने हमारी कैलोरी ऊर्जा ने बढ़ा दिया, उस माने वही हमारी हो गई स्पेस पे हीट, ठीक है। तो ये विशिष्ट ऊष्मा हुई हमारी, ठीक है। चलिए आगे बात। अगला है सूखी मिट्टी की विशिष्ट ऊष्मा पानी की 1/5 होती है, यानी कि सूखी मिट्टी ड्राई सॉइल्स की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो पानी के, देखिए पानी से वैसे भी आधी होती है, हमने आपको लगभग बताया था 20-29 है ना, के करीबन, ठीक है। तो ड्राई सॉइल्स की पानी की 1/5 होती है, यानी कि अगर हम एक का मतलब हम मान लें 1 का 5वां भाग अगर करें तो 100 में 5 का भाग है तो कितना हो जाएगा आपका 5 गुनी 10, देखिए ऐसे ही आ रहा है लगभग 0.2 के करीबन, ठीक है। तो 0.2 के करीबन वही आपकी निकल के आ रही है ऊष्मा। अब देखिए बलुई मृदा की विशिष्ट ऊष्मा 0.1969 और चिकनी या क्ले मृदा की विशिष्ट ऊष्मा 0.0229 होती है। किसकी बलुई मृदा की विशिष्ट ऊष्मा 0.1969, यानी बालू की सैंड की, इसकी सैंड की देखिए सबसे कम है सैंड, इसीलिए जल्दी गर्म होती है। क्या होती है? जल्दी गर्म होती है। और अपेक्षाकृत पानी के और क्ले मृदा के ज्यादा इसका जो है क्ले मृदा से संबंध ज्यादा लिया जाएगा। क्ले मृदा की अपेक्षा जल्दी जो है गर्म और ठंडी होती है, ठीक है। तो बलुई मृदा की विशिष्ट ऊष्मा आपने देखी 0.1969 और क्ले मृदा की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 0.2029 होती है। अब आगे देखेंगे मृदाएं पानी की अपेक्षा है ना, मृदाएं पानी की अपेक्षा शीघ्र गर्म और ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? शीघ्र गर्म और ठंडी हो जाती है मृदाएं पानी की अपेक्षा। ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है विद्यार्थियों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है लगभग मृदाओं की, वो पानी के 1/5 होती है, 1/5वां भाग होती है, इसीलिए ये ठंडी और गर्म हो जाती है पानी की अपेक्षा, ठीक है। चलिए अब देखिए सॉइल कलर में देखिए ज्यादा है नहीं आपकी बात, कोई ज्यादा पढ़ाने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक प्रश्न जरूर इसमें याद कर लीजिएगा जो पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। एक तो होता है ह्यूमस के कारण मृदा का रंग काला और बादामी होता है। पहली बात, ह्यूमस के कारण मृदा का रंग कैसा होता है? ब्लैक और बादामी, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम पूछे रेड सॉइल्स का रंग रेड क्यों होता है, लाल मृदाओं का रंग लाल, तो फेरस ऑक्साइड, लाल मृदाओं का रंग जो लाल होता है वो होता है फेरस ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड के कारण लाल मृदाओं का रंग लाल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ करेक्शन होना है, यहाँ पर आप जलीय आयरन ऑक्साइड होना चाहिए। देखिए फेरस ऑक्साइड के कारण तो लाल होता है रंग, और जलीय आयरन ऑक्साइड के कारण जो है पीला होता है। मृदाओं का रंग जो पीला होता है वो जलीय आयरन ऑक्साइड होती है। क्या होती है? यहाँ पर जो है आप लोग लीजिएगा जलीय आयरन ऑक्साइड, है ना। कैसी आयरन ऑक्साइड? जलीय आयरन ऑक्साइड के कारण मृदा का रंग क्या होता है? पीला, और ह्यूमस की मात्रा के कारण मृदा का रंग काला और बादामी होता है। और फेरस ऑक्साइड के कारण मृदा का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। इसके बाद टिटैनी फेरुजीनियस के कारण, किसके कारण? टिटैनी फेरुजीनियस के कारण कपासी मृदाओं का रंग काला होता है। उत्तर प्रदेश में जो कपासी मृदाएं होती हैं उनको विद्यार्थियों क्या कहेंगे? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखें क्या पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो काली कपासी मृदाएं होती हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे मार सॉइल्स, है ना। क्या कहेंगे? मार सॉइल्स। हमने एक दिन पढ़ाई की उत्तर प्रदेश की जब मृदाएं, तो हमने उसमें बताया था आपको कि मार मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? मार मृदाएं विद्यार्थियों पाई जाती हैं जालौन में। कहाँ पाई जाती हैं? जालौन में। कहाँ पाई जाती हैं? जालौन में। इनमें किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती है ना, कपास की खेती। अब देखिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कपास की पहले होती थी खेती मार मृदाओं में, है ना। और उसी तरीके की मार मृदाएं हैं, वही कपासी मृदाएं हैं, और इनका रंग काला जो होता है टिटैनी फेरुजीनियस के कारण होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मृदाओं में आपको इतना ही याद रखना है कि ह्यूमस के कारण मृदाओं का रंग काला और बादामी होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, जलीय आयरन ऑक्साइड के कारण पीला होता है, टिटैनी फेरुजीनियस के कारण काली कपासी मृदाओं का रंग काला होता है। बस इतना याद करना है। अब देखिए हुई, वैल्यू और क्रोमा की जो स्थिति होती है वो आपके लेवल की नहीं है, इसलिए इसको रंग में हम जो है पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगली बात आ गई विद्यार्थियों सॉइल वाटर, मृदा जल। देखिए एक आपको हम पहले फिगर बना देते हैं सॉइल वाटर के विषय में। ये देखिए इसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 1/3, ये मान लीजिए एक कोई लाइन है और इसे कहेंगे एटीएम से इसको प्रदर्शित करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1/3 से कम होगा तो हमारा पानी जो होगा वो पानी कहलाएगा गुरुत्वीय वाटर, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर। इस पानी को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वीय जल। इसको क्या कहेंगे? गुरुत्वीय जल, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर 1/3 से कम, है ना। इसके इस साइड
अब इसके इस साइड अगर हम बढ़ेंगे तो 1/3 से जो विद्यार्थियों एक पैरामीटर हमारा जा रहा है 15 एटमॉस्फेरिक तक। कितने तक जा रहा है? 15 एटमॉस्फेरिक तक। एक पैरामीटर हमारा जा रहा है 31 एटमॉस्फेरिक तक। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 31 एटमॉस्फेरिक तक। और एक पैरामीटर है हमारा 1000 एटमॉस्फेरिक, 10,000 एटमॉस्फेरिक। देखिए सभी के विषय में बताएंगे, वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। अब देखिए 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम जो होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल वाटर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए पूरा 1/3 टू 31 एटमॉस्फेरिक तक। देखिए 1/3 से 131 एटमॉस्फेरिक तक, दिस इज नॉन एज कैपिलरी वाटर। कैसा पानी होगा? कैपिलरी वाटर, ठीक है। ये कैसा पानी होगा? कैपिलरी वाटर होगा, ठीक है। केशिकार्थ जल इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? केशिकार्थ जल, ग्रेविटेशनल वाटर, केशिकार्थ जल। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो है अवेलेबल वाटर है, यानी कि प्राप्य जल कहेंगे इसे, प्राप्य जल। यानी कि 1/3 एटमॉस्फेरिक से लेकर के 15 एटमॉस्फेरिक तक, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, वायुमंडलीय दाब तक जो जल होता है, दिस इज नॉन एज अवेलेबल वाटर, यानी कि प्राप्त जल, यानी कि जो पौधों को हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जल देखिए नीचे पौधे की जड़ों में टेंशन फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है ना, आतनन बल, एक बल होता है। देखिए जैसे ये हमारा प्लांट है, इसकी ये जड़ें हैं, और इन जड़ों से मान लीजिए ये जल के पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, मृदा कण के साथ जल के पार्टिकल्स जो जुड़े हुए हैं वो टेंसिल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। टेंसिल फोर्स, टेंसिल फोर्स का मतलब होता है आतनन बल, है ना। और जब आतनन बल अधिक होगा तो मृदा के कण के साथ जल की फिल्म बहुत पतली होगी, और जब टेंसिल फोर्स अधिक होगा तो फिल्म पतली होगी, और टेंसिल फोर्स कम होगा तो वाटर की जो लेयर है वो मोटी होगी, यानी कि पानी जो है ज्यादा होगा मृदा के साथ जब टेंसिल फोर्स हमारा कम होगा, यानी कि आतनन बल कम होगा। अगर टेंसिल फोर्स अधिक होगा, आतनन बल अधिक होगा, तो वाटर की फिल्म हमारी पतली होगी, ठीक है। तो जब टेंसिल फोर्स अधिक होगा तो वाटर अवेलेबल नहीं होता है, जब टेंसिल फोर्स कम होता है तो वाटर अवेलेबल होता है। ये भी एक चीज है, ठीक है। तो ये प्राप्त जल हो गया। अब बात करते हैं अप्राप्य जल। 15 से लेकर के 31 एटमॉस्फेरिक तक होता है अप्राप्य जल, और 15 एटमॉस्फेरिक को ही विद्यार्थियों कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। इसी को कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र धारिता, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक, इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। आई होप आपको सभी को ये चार्ट बिल्कुल कायदे समझ में आया होगा। यानी कि 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम का जो वाटर होता है, दिस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल वाटर। 1/3 से लेकर 31 एटमॉस्फेरिक तक होता है कैपिलरी वाटर, उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ठीक है। अब जो प्राप्त जल होता है 1/3 से लेकर के 15 एटमॉस्फेरिक तक होता है। 15 एटमॉस्फेरिक को ही फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है, यानी फील्ड कैपेसिटी जो होती है हमारी 1/3 से लेकर के 15 एटमॉस्फेरिक तक होती है। उसके बाद जो 15 एटमॉस्फेरिक से 31 एटमॉस्फेरिक तक वाटर होता है उसे अनअवेलेबल वाटर कहते हैं, अपर्याप्त जल कहते हैं। और उसके बाद 31 एटमॉस्फेरिक जो होती है वो हाइड्रोस्कोपिक जो है वाटर होता है उसके साथ, ठीक है। तो ये सब एक चार्ट हमने आपको बना के बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं जो आपका लिखा पढ़ा है। अब लिखे पढ़े की बात करेंगे, है ना। बात समझ में आ जानी चाहिए। अब फिर इसकी भी बात करेंगे, उसकी भी करेंगे, तो दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए ग्रेविटेशनल वाटर दिया गया है, ग्रेविटेशनल वाटर यानी कि गुरुत्वीय जल, ठीक है। इस जल का मृदा नमी जमाव 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कम होता है। जल दीर्घ रंध्रों में मैक्रो पोर्स में पाया जाता है, ठीक है। हमने बताया भी था कि इसका जो ये बल होता है 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, और ये पाया जाता है मैक्रो पोर्स में। इसमें पाया जाता है मैक्रो पोर्स में। मैक्रो पोर्स का मतलब है दीर्घ रंग, बड़े बड़े कणों में पाया जाता है। और ये जल जो होता है अगर रुक जाए, पहली बार तो रुकता नहीं, ये हानिकारक होता है। कैसे हानिकारक होता है देखिए बताते हैं। ऐसे हानिकारक होता है कि जब दीर्घ रंध्रों में होता है तो ये अगर ज्यादा भरा रहा इसमें दीर्घ रंध्रों में तो ये ऑक्सीजन की कमी कर देगा, ऑक्सीडेशन की क्रियाएं पौधे में नहीं हो पाएंगी, पौधा मर जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। दूसरी बात कि जब ये ग्रेविटेशनल वाटर होता है तो दीर्घ रंध्रों में जब होता है तो न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करके अपने साथ लीच डाउन कर जाता है जमीन के नीचे, निक्षालित हो जाता है, तब भी नुकसान करता है। तो ग्रेविटेशनल वाटर हमें जो है फायदा नहीं करता है। पता चला खूब खा लिए, खूब खाने का मतलब है पानी खूब खेत में भर दिए, वो पानी पौधा कभी नहीं लेता है। जो आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आज आपने पौधे में पानी लगाया है, बिल्टिंग हाँ जरूर नहीं शो करेगा, बिल्टिंग जो सूखा शो कर रहा था वो नहीं करेगा, लेकिन पानी उसी दिन उसको नहीं मिलने लगा। जैसे आज आपने खेत में इरिगेशन की तो प्लांट को पानी तुरंत पूरा नहीं मिलने लगा। जो बढ़िया न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलेगा, जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे, पानी तो मिलेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो सॉल्युबल होंगे वो 36 घंटे के बाद मिलते हैं। कितने घंटे के बाद? 36 आवर्स के बाद मिलते हैं, क्योंकि तब फील्ड कैपेसिटी पर मॉइस्चर आती है हमारी। कब किस पर आती है? फील्ड कैपेसिटी पर आती है, क्षेत्र धारिता पर मॉइस्चर आती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वीय वाटर जो होता है, ग्रेविटेशनल वाटर ज्यादातर हानिकारक इसलिए है कि जब मैक्रो पोर्स में भर जाता है, ज्यादा हो जाता है तो न्यूट्रिएंट्स को लेकर लीच डाउन कर जाता है। और दूसरी बात कि अगर
हमारे मैक्रोपोर्स में उपस्थित होगा तो ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे मर भी जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ज्यादा पानी करने से। ठीक है, दूसरी बात है कैपिलरी वाटर है किसका जल। अब देखिए यह जल की वह मात्रा है जो 31 से लेकर के 1/3 एटमॉस्फेरिक पर धारिता होती है। देखिए हमने बताया था 1/3 से लेकर के 31 या 31 से 1/3 एटमॉस्फेरिक पर जल होता है, दिस इज नोन एज कैपिलरी वाटर। अब देखिए कैपिलरी वाटर क्या करता है, जैसे ऊपर के हमारे कण सूख रहे हैं मृदा के, नहीं समझ में आया आपको, जैसे ये सॉइल की सरफेस है, मृदा जाता है मान लीजिए, और इस तह के नीचे ऐसे 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 हमारे पार्टिकल्स हैं सॉइल। अब पता चला सबसे पहले सूर्य की किरणें बेटा कहाँ पड़ेंगी, यहाँ पड़ेंगी ना, और ये किरणें क्या करेंगी, यहाँ ऊपर वाली जो मृदा है यहाँ की कणों को सुखाएगी। तो जब ये इसे सुखाएगी तो यहाँ नीचे से क्या करेगा, पार्टिकल्स मॉइस्चर देना शुरू करेगा ऊपर वाले पार्टिकल्स को, यानी कि जल नीचे से ऊपर खींचेगा। दिस इज नोन एज कैपिलरी वाटर। ठीक है, यानी कि किसी केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने की क्रिया को केशिकात्मक कहते हैं, है ना। अब इसी प्रकार से जैसे ऊपर कोई दीपक जलाया जाता है तो ऊपर जलता है तेल, तो नीचे से खिंच के जाता है एक एक पॉइंट करके। वही स्थिति है कि ऊपर पानी सूर्य के प्रकाश से जल रहा है, और जब जलेगा तो नीचे वाले पार्टिकल्स जो है मॉइस्चर यानी कि नमी देते हुए चले जाएंगे। तो यही होता है आपका कैपिलरी वाटर, जो पौधे को 36 घंटे के बाद प्राप्त होता है। जैसे पानी आपने इरिगेशन कर दिया, और कैपिलरी वाटर 36 घंटे के बाद, और सबसे ज्यादा डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कैपिलरी वाटर में ही होते हैं। ठीक है, अब बात आती है फील्ड कैपेसिटी और आर्द्रता गुणांक यानी कि हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट के मध्य वाली जल की मात्रा किसका कहलाती है, किसका जल कहलाती है, वही बात है फील्ड कैपेसिटी और क्षेत्र धारिता जो होती है आर्द्रता गुणांक। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर यह जल मृदा से अत्यधिक दृढ़ता के साथ चिपका रहता है। इस परत में 15 से 20 जल के अणु होते हैं। यह जल 10,000 एटमॉस्फेरिक दाब पर धारित होता है ना। 31 के बाद 10,000 एटमॉस्फेरिक तक जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, यानी कि आर्द्रता ग्राही जल। देखिए अब एक बात बता रहे हैं इसमें, जैसे ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये मतलब ये जो है जड़ें रूट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी रूट्स जो है, इन रूट्स में हमने क्या किया है कि इन रूट्स में हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ऐसा नहीं कि मृदा से जब मृदा सूखी होती है तो पूरा का पूरा पानी निकल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मृदा के कणों में 15 से 20 अणु परमाणु पानी के 15 से 20 अणु जो होते हैं पानी के वो जरूर चिपके रहते हैं, लेकिन वो इतने फोर्स के साथ चिपके रहते हैं कि वो किसी को मिलेंगे नहीं, ना हमें मिलेंगे ना सूर्य को मिलेंगे, दोनों को नहीं मिलेंगे, लेकिन 15 से 20 पार्टिकल्स होते हैं। अगर इनके ऊपर 10,000 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर डाला जाए तभी ये निकलते हैं, उससे पहले नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, आर्द्रता ग्राही जल होता है, ये जल्दी प्राप्त नहीं होता है, और ये सॉइल के पार्टिकल्स के साथ 15 से 20 जो है जल के अणु चिपके रहते हैं, बहुत फोर्स के साथ चिपके रहते हैं, बहुत अत्यधिक बल के साथ चिपके रहते हैं, तो इसी को हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अवेलेबल वाटर। देखिए अवेलेबल हम बता चुके हैं आपको कि 1/3 से 15 एटमॉस्फेरिक दाब पर धारिता जल पौधे की जड़ों द्वारा सरलता से ग्राह्य होती है, इसलिए इसे अवेलेबल वाटर या प्राप्त जल या उपलब्ध जल कहते हैं। अगली बात है 31 से लेकर के 15 वायुमंडलीय दाब पर धारित जल अनुपलब्ध जल होता है। देखिए दोनों चीजें हमने बताई थी आपको, 1/3 बताया था ना, एक इसके उसके बाद 15 बताया, 31 बताया था। इस टाइप से बताया था कि ये इसके और इसके बीच जो होगा ये प्राप्त जल होगा, और इसके और इसके बीच होगा वो अप्राप्त जल होगा। ठीक है, ये अवेलेबल होगा, ये अनअवेलेबल होगा। ठीक है, ये अवेलेबल होगा, ये अनअवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये प्राप्त होगा या अप्राप्त होगा, ये बात आपको जो है समझ में रखनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे। तो 1/3 से लेकर के 15 एटमॉस्फेरिक तक जो हमारा फोर्स होता है वो प्राप्त जल कहलाता है उसके बीच में, और जो 15 से लेकर के 31 एटमॉस्फेरिक तक वाटर होता है वो हमारा अप्राप्त जल कहलाता है, यानी कि अनअवेलेबल वाटर। ठीक है, तो ये कैसा हो गया अवेलेबल, और ये कैसा हो गया अनअवेलेबल, अप्राप्त जल। ठीक है, चलिए अगला है सॉइल कोलाइड्स। देखिए सॉइल कोलाइड्स का मतलब होता है मृदा के कोलाइड्स। कोलाइड्स का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका आकार 0.001 माइक्रोन से भी कम होता है। जो पार्टिकल्स का साइज होता है लेस देन 0.0001 माइक्रोन। ठीक है, ये सॉइल कोलाइड्स। ठीक है, तो सॉइल कोलाइड्स का आकार जो होता है वो 0.00 आपको इतना याद रखना है 0.001 माइक्रोन से कम होता है, दिस इज नॉन एज सॉइल कोलाइड्स। अब दूसरी बात अगर हम करें इसी में तो फ्लोकुलेशन होता है उड़न। ठीक है, तो फ्लोकुलेशन क्या होता है, सूक्ष्म मृदा कणों का आपस में छोटे छोटे समूह बना लेना। अब यही सूक्ष्म मृदा कण है, बहुत छोटे छोटे कण हैं, ये आपस में समूह बना लेते हैं, दिस इज नॉन एज उड़न या फ्लोकुलेशन। ठीक है, चलिए आगे। तो सॉइल कोलाइड्स और फ्लोकुलेशन। कोलाइड्स का मतलब है देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका आकार जो होता है 0.001 माइक्रोन से कम होता है, दिस इज नोन एज
सॉइल कोलाइट्स, ठीक है। यही आपको याद रखना है कि सॉइल कोलाइट्स जो होते हैं जिनका आकार माइक्रोन का होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात आ रही है आपका सॉइल कंजर्वेशन, भूमि का संरक्षण। भूमि का संरक्षण क्यों जरूरी है और क्या इसके फायदे हैं, क्या घाटे हैं, इसके विषय में हम आपको पहले बता दें। देखिए भूमि का संरक्षण क्यों हम करेंगे, पहली बात भूमि का क्षरण जब होगा तभी तो हम संरक्षण करने की सोचेंगे, जब तक क्षरण हुआ नहीं हमें इसका ज्ञान ही मिलता। तो क्षरण जो होता है भूमि का वाटर के द्वारा होता है और हवा के द्वारा होता है, हवा पानी, और वैसे एनिमल्स के द्वारा भी क्षरण होता है और लैंड स्लाइड्स के द्वारा भी क्षरण होता है, जैसे कोई पहाड़ी टूट गई, कहीं ग्लेशियर टूट गया, कुछ भी हो गया, तो ये भी क्षरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्षरण से नुकसान क्या है। देखिए क्षरण से नुकसान विद्यार्थियों ये है कि जैसे पानी गिरा और पानी बहुत तेजी से गिरा तो हमारी मृदा की ऊपरी परत पर जो 15 सेंटीमीटर की परत है उसी में न्यूट्रिएंट्स विद्यमान रहते हैं। जो 15 सेंटीमीटर की परत है इसी में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और जब पानी तेजी से गिरा तो उसने स्प्लेश इरोजन करना शुरू किया और स्प्लेश के बाद सीट इरोजन किया। सीट इरोजन और स्प्लेश इरोजन से क्या हुआ कि हमारी परत फट गई, न्यूट्रिएंट परत फट गई। अब हम अगली फसल बोएंगे, न्यूट्रिएंट सही नहीं चले गए। उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद ये गलियां बना देता है खेत में, है ना, रेल बना देता है, मतलब कितनी कितनी बड़ी नालियां बना देता है, इससे भी बहुत सारी, लगभग एक अगर खेत में खुला खेत हम छोड़ दें जिसमें घास आस कुछ भी ना हो और ढाल उसका बढ़िया हो, ठीक ठाक हो ढाल, तो लगभग 250 टन प्रति हेक्टेयर मृदा जो है एक साल में हमारी क्षरित हो जाएगी, यानी कि इरोडेड लैंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वायु के द्वारा क्षरण होता है, हवा उसके दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है। ये भी आपका क्या हुआ, इरोजन हुआ। और इरोजन कहाँ पर होता है, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स हो जाती है। बड़े बड़े पहाड़ ऊपर हैं, ऊपर से पानी गिरना शुरू हुआ, है ना, और कहीं गिरता रहा लगातार, वाटर इरोजन हो रहा है वहां पर, और उसके बाद वो है क्षरण हो जाएगा। अब पहाड़ों पर भी खेती करना जो संभव हो पाया है हमारे सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के कारण ही संभव हो पाया है। जैसे पहाड़ है कोई, अब वहाँ गाँव भी है, आदमी भी रहते हैं। पहले क्या था, वहाँ के लोग जो है जंगली खाना खा लेते थे, कोई फल खा लेते थे और उसके साथ अपना पशुपालन करने के बाद जो है जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब वहाँ के भी लोग कहते हैं कि हमें भी खेती करनी है, ठीक है। तो जब वहाँ के लोग खेती कर रहे हैं तो कंटूर सिस्टम जो है अपना रहे हैं, कंटूर खेती। कंटूर खेती देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसी होती है। देखिए कंटूर फार्मिंग, ये देखिए क्या है, कंटूर फार्मिंग है आपकी। ये देखिए अगर हम बढ़िया से बात करें चित्र की तो ये देखिए, ये देखिए हमारा पहाड़ था और इसमें खेती हमें करना था, है ना। क्या करनी थी, खेती करनी थी कि नहीं करनी थी, और जब खेती करनी थी तो कैसे करनी थी ये हमें पता नहीं था। अब कंटूर सिस्टम आ गया तो कंटूर सिस्टम से हमें खेती करने का तरीका पता चल गया। देखिए ये पहाड़ है, ऊपर से नीचे के लिए पहाड़ी जा रही है। अब इसमें हमें स्टेप्स बनाए, देखिए इस तरीके से स्टेप्स बनाए छोटी छोटी, और इनके पास में ये देखिए पानी धीरे धीरे, यहाँ पर वैसे नमी तो ज्यादा रहती है लेकिन कंटूर इरिगेशन में एक और फायदा है कि इसमें हम जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम खूब लगा सकते हैं। स्प्रिंकलर चलो थोड़ा बहुत नहीं, ड्रिप तो ज्यादातर लगा सकते हैं। स्प्रिंकलर भी जहाँ पर पहाड़ियाँ थोड़ी ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हो, वहाँ स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं और वैसे तो ड्रिप लगा सकते हैं खूब आराम से, ठीक है। तो देखिएगा, और पानी का फ्लडिंग नहीं आता सकते हैं, ये नहीं नहर की तरह पानी छोड़ दिया तो सब काटता पीटता चला आएगा, ठीक है। पानी इसमें देखिए कैसे लग रहा है कंटूर सिस्टम में। देखिए इस तरीके की एक पट्टी बना दी, इस तरीके की, यहाँ पर फिर इस तरीके से छोटी छोटी पट्टियां नीचे के लिए बनती चलेंगी और इन्हीं पट्टियों में फसलें बोई जाती हैं। समझिए कितना मुश्किल काम। आप लोग जो है आराम से समतल खेत पर खूब खेती करते हो, उसमें भी कहते हो कि परेशानी हो रही। अब ये लोग देखिए कैसे खेती कर रहे हैं, कितना नुकसान, कितना परेशानी से काम करना पड़ता होगा। देखिए ऊपर ऊपर सीढ़ियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो सीढ़ी नुमा खेती है एक तरीके से करता है, ठीक है, लेकिन अच्छा भी लगता है खेती को देखकर, ठीक है। तो भूमि संरक्षण की बात हो रही थी, तो हमने बताया था कि अगर हम खेत को खुला छोड़ देते हैं तो 250 टन 250 टन जो है प्रति हेक्टेयर मृदा का क्षरण होता है। कितना क्षरण होता है, 250 टन प्रति हेक्टेयर मृदा का क्षरण होता है अगर खेत को कैसा छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। खुला मतलब खुला खेत है और इसमें लगातार इरिगेशन हो रही है तो कितना नुकसान हो जाएगा, 250 टन प्रति हेक्टेयर, है ना, क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है खेत को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना चाहिए बारिश के मौसम में। थोड़ी बहुत घास हो तो ठीक है, या इतनी इसकी बड़ी बाइंडिंग हो या स्लोप अधिक ना हो जिसके कारण पानी जो है बाहर ना जाए, बस ये है। स्लोप अधिक हुआ, खुला छोड़ दिया तो ज्यादा इरोडेड लैंड आपकी हो सकती है, या स्लोप अधिक ना हो, पानी टूट गिरे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए सॉइल कंजर्वेशन में बात आती है आपकी जलीय कटाव के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन, ठीक है। इरोजन देखिए, इरोजन यहाँ पर है,
ठीक है। तो वाटर इरोजन के सबसे पहला फैक्टर आपको देखने को मिल रहा होगा आप स्फुरण, क्षरण या वर्षा बूंद धारण, है ना, इसको स्प्लेश कहते हैं, स्प्लेश या रेन ड्रॉप इरोजन, स्प्लेश इरोजन। देखिए ये इंग्लिश सही है, वहां पर थोड़ा जो है गड़बड़ लिखा हुआ है, स्प्लेश इरोजन। अब स्फुरण, क्षरण, ठीक है, स्प्लेश इरोजन होता है। अब देखिए सबसे पहली स्टेज यही होती है। देखिए कैसे होता है, दिखाते हैं आपको स्प्लेश इरोजन। ये देखिए ये स्प्लेश इरोजन का चित्र, मतलब वर्षा की बूंद आई और वर्षा की बूंद जब आई पृथ्वी पर और कितनी स्पीड से आ रही है, देखिए समझिए पहली बात को। एक बूंद 1 से 5 मिलीमीटर की लगभग होती है वर्षा की, और 1 से 5 मिलीमीटर की बूंद जो है 1 सेकेंड पर 30 फुट की रफ्तार से आती है, यानी 30 फीट जगह को वो जो है 1 सेकेंड में तय करने वाली है वर्षा की बूंद। और उसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर वर्षा की बूंद का जो है, डायमीटर की अगर हम बात करें तो 1 मिलीमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर तक की होती है ना, 1 से 5 मिलीमीटर की, और 30 फीट पर सेकेंड के हिसाब से इतनी रफ्तार से ये नीचे आ रही है। और इतनी रफ्तार से अगर वर्षा की बूंद आ रही है तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये जो है अपने वजन के 120 गुना क्षरण कर सकती है। क्या कर सकती है? अपने वजन के 120 गुना क्षरण करेगी। क्या करेगी? अपने वजन के 120 गुना क्षरण करेगी, ठीक है, इरोजन करेगी। तो देखिए आपको दिखा रहे थे कि 1 से 5 मिलीमीटर की वर्षा की बूंद जो थी वो लगभग 30 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर से आ रही थी, और इतनी रफ्तार से आने के बाद उसने अपने वेट का 120 गुना जो है पार्टिकल्स को जो है यहाँ से हटा दिया। देखिए ऐसे जैसे कोई बूंद यहाँ पर गिरी और गिरने के बाद देखिए क्या स्थिति कर दी इसकी स्थिति खराब की नहीं की। देखिए इस प्रकार से गिरी और ये सब पार्टिकल्स उछल के इधर उधर हो गए मृदा के। ये दिस इज नॉन एज स्प्लेश इरोजन। क्या कहेंगे इसे? स्प्लेश इरोजन कहेंगे, ठीक है। पहली स्टेज होती है इरोजन की। जल की एक बूंद मृदा के कण को 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 130 सेंटीमीटर दूर उछाल कर फेंक देती है ना। समझिए, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर आप कहीं अपने जूते बूते रख दीजिएगा जब वर्षा हो रही है मिट्टी वाली है तो जूतों के ऊपर सारी मिट्टी जमा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बताया ना 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 130 सेंटीमीटर दूर फेंकती है काट के मिट्टी को, है ना। इतना उछालती है और उछाल के फेंक देती है, ठीक है। वर्षा की बूंद लगभग 30 फीट प्रति सेकंड के वेग से टकराती है ना। किस वेग से धरती से टकराती है वर्षा की बूंद? तो लगभग 30 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है आती है और धरती से टकराती है। अब इस स्पीड से टकराएगी तो 120 गुना अपने आकार का 120 गुना क्षरण करेगी, अपने आकार का 120 गुना क्षरण करेगी। कितना करेगी? क्षरण करेगी, इरोजन करेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्प्लेश इरोजन, और या इसी को कहते हैं ड्रॉप इरोजन, रेन ड्रॉप इरोजन। स्प्लेश है, देखिए स्प्लेश है, आर ही बना हुआ है ना, और स्प्लेश और रेन ड्रॉप इरोजन इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका आएगा सीट इरोजन। सबसे खतरनाक इरोजन है सीट इरोजन। सबसे खतरनाक है सीट इरोजन, है ना। क्या है सीट इरोजन? देखिए सीट इरोजन के विषय में बताते हैं। सीट इरोजन, अब देखिए कहा जाता है कि सबसे खतरनाक इरोजन कौन सा है, तो सबसे खतरनाक इरोजन की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका सीट इरोजन, यानी कि परत क्षरण। अब देखिए बार बार जब स्प्लेश होगा तो स्प्लेश के बाद जो है सीट्स आपकी इरोडेड हो जाएगी। सबसे खतरनाक क्षरण होता है जो किसानों द्वारा पहचाना नहीं जाता, ठीक है। इसी को क्योंकि लगातार इरोजन होता रहता है, किसान पहचान ही नहीं पाते हैं। देखिए सीट इरोजन का सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको बताएं कि किसान इसे जो है पहचान नहीं पाता, और जहां पर गंदला पानी आने लगता है, गंदला का मतलब गंदला पानी, अगर आपके खेत में पानी गिर रहा है और पानी जो है गंदला आना शुरू हुआ, गंदा आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि इरोजन आपके खेत से हो रहा है लगातार, ठीक है। क्यों गंदला पानी आएगा? क्योंकि इरोजन को लेकर आ रहा है, क्षरण को, यानी मृदा को लेकर आ रहा है जब पानी, तो पानी कैसा हो जाएगा? गंदला हो जाएगा। तो दिस इज नॉन एज सीट इरोजन। इसके बाद है अल्प सरिता या रेल इरोजन, ठीक है। अब ये सीट सी छोटी छोटी जो है रेल से बना देती है। देखिए रेल इरोजन दिखाते हैं आपको, छोटी छोटी बनाई होंगी रेल इरोजन।
ये देखिए इस तरीके से ये वाला इरोजन जो है ये रिल इरोजन, ये देखिए ये पहले सीड्स कटिंग और सीड्स के बाद छोटी छोटी देखिए नालियां बनने लगी खेत में, तो दिस इज नॉन एज रेल इरोजन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? रेल इरोजन कहेंगे। देखिए छोटे छोटे इसमें जो है रेल्स बनने लगे और यही रेल क्या करेंगे, बड़ा जो है गली बना देंगे। क्या बना देंगे? गली। इसको तो मान लीजिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या रेल इरोजन को हम कल्टीवेशन के द्वारा सही कर सकते हैं? तो यस है ना, इसको कल्टीवेशन के द्वारा, किसके द्वारा? कल्टीवेशन के द्वारा इसको हम जो है सही कर सकते हैं कर्षण क्रियाओं के द्वारा। देखिए छोटी छोटी भी इसमें स्टेप्स हैं, अगर यही बड़ी हो जाती है, नाला बना देती हैं, तो हम इसको जो है जैसे गली इरोजन अगर हम देखते हैं आगे, देखिए गली दिखा देते हैं इसमें। गली देखिए ये है, ये देखिए गली बन गई। अब इसको जो है हम सही नहीं कर सकते हैं जुताई करके, किसके द्वारा? जुताई करने के बाद हम इसको सही कर सकते हैं। इतना बड़ा नाला बन गया, ट्रैक्टर भी इसमें चला जाएगा और बड़े बड़े जो हो जाते हैं गली। ठीक है, तो इसको जुताई के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये गली इरोजन। और गली इरोजन इंडिया में अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो वो कहां पर है? चंबल में। देखिए एक बार चंबल की तस्वीर दिखाते हैं गली इरोजन। ठीक है, चंबल में इसी प्रकार का आपको इरोजन देखने को मिलेगा। चंबल देखिए इस प्रकार का। अब इसमें बहुत बड़ा बड़ा रिवाइंस लैंड है, ये देखिए बहुत बड़ा बड़ा इरोजन हो गया है, धीरे धीरे ये गली बनती नहीं और वहां पर किसी ने ध्यान दिया नहीं, तो ये इतनी बड़ी बड़ी गली हो गई है ना चंबल में कि ये पूरा जो है टापू बन गए और बीहड़ हो गया, रिवाइंस हो गया। अब इसमें क्या होता है, टापू चिपने लगे। ठीक है, ये देखिए रिवाइंस हो गया पूरा, है ना। ये इतने बड़े बड़े गली बन गई है इसमें चंबल में कि ये पूरा रिवाइंस हो गया, यहाँ पर बीहड़ हो गया, यहाँ पर डकैत उठने लगे। ठीक है, तो अगर इरोजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो वहां पर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े बीहड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो इरोजन को जो है पहले तो सबसे बात बड़ी है कि किसान को सीट इरोजन की स्थिति में इससे जो है रोक देना चाहिए। पहले होता है स्पेस, सीट, रेल, गली, गली के पास मान लीजिए गला बन जाता है, नाला। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद अवनालिका क्षरण या गली इरोजन, क्षुद्र सरिता का विकास रूप अवनालिका क्षरण कहलाता है। जब इसका विकसित रूप जो होता है वो अवनालिका क्षरण हमारा कहलाता है। ठीक है, अब अगली बात करेंगे, अवनालिका का आकार लगभग 1 से 5 मीटर होता है। समझिए 5 मीटर गहरी, 1 मीटर से लेकर के 3 फीट से लेकर के और 15 फीट तक, यानी कि 1.5 मंजिला तक, 3 फीट से लेकर के 1.5 मंजिल तक हम जो है गहरी हो जाएगी। ये समझ लीजिए, इतना गहरे में आप ट्रैक्टर से सही कर लोगे क्या? ऐसे नहीं कर पाओगे ना, तो इसीलिए कहा जाता है, प्रश्न सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि इसे सही कर सकते हैं तो आप तुरंत बता देंगे। अगर आपको नॉलेज होगी इस चीज की कि गली क्या होता है तो बता देंगे, नहीं कर पाएंगे। भाई 1.5 मंजिल गहरी जगह को आप ट्रैक्टर से भर सकते हैं क्या? तो हल लगा के उसमें पीछे नहीं भर पाएंगे, तो ये सुधार नहीं किया जा सकता इसमें। ठीक है, 3 मीटर वाला भी करना वरना चलाए या लेवलर चलाए या मिट्टी भरे उसमें तभी हो सकता है 3 मीटर भी, क्योंकि 1 से लेकर के 5 मीटर दिया ना, तो 3 फीट भी अगर हम कहें तो भी ट्रैक्टर से नहीं सही हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्लिप इरोजन, भूस्खलन क्षरण। मृदा का यह क्षरण अधिक मात्रा या अधिक प्रचंडता से होने वाली वर्षा के द्वारा होता है। इस प्रकार का कटाव पहाड़ी क्षेत्रों में। स्लिप का मतलब होता है जैसे पहाड़ियां स्लिप कर जाती है ना, तेजी से वर्षा होती है तो पहाड़ियां स्लिप कर जाती हैं, दिस इज नोन एज स्लिप इरोजन। ठीक है, चलिए आगे अगला है ग्लेशियल इरोजन, हिमानी क्षरण। अब देखिए यह क्षरण अत्यधिक हिमपात वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अब अगली बात आती है पेडेस्ट्रल इरोजन। पेडेस्ट्रल इरोजन जो होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं उनके नीचे जड़ें जो पकड़ी रहती है ना मिट्टी, वो कहलाती है हमारा पेडेस्ट्रल इरोजन। ठीक है, वो क्या कहलाती है? पेडेस्ट्रल इरोजन कहलाती है। जैसे कोई मिट्टी है, ठीक है, और मिट्टी के ऊपर पौधे की जड़ें हैं और वो पकड़े हुए हैं पूरी मिट्टी को, ठीक है, तो वो उसके नीचे जो अगर इरोजन हो रहा है तो पेडेस्ट्रल इरोजन है। ठीक है, पीछ का क्षरण कहते हैं इसे। जब अधिक क्षारीय भूमि के कुछ प्रस्थांश वृक्षों की जड़ों, पत्थरों तथा अन्य किसी क्षारोधी पदार्थ से ढके होते हैं तो ये भाग वर्षा की बूंदों द्वारा क्षरित नहीं हो पाते। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पेडेस्ट्रल इरोजन। अब देखिए भूक्षरण रोकने के उपाय। अब उपाय जो है बहुत सारे हैं, इनको जो है कल आपको जो है डिस्कस करेंगे हम। कल जो है सॉइल कंजर्वेशन का पूरा पार्ट आपको जो है समाप्त कर देंगे और उसके बाद फिर हमारी इडेपोलॉजी पर बात आएगी। अभी तक हम पेडोलॉजी पढ़ा रहे थे, फिजिकल सॉइल साइंस पढ़ाई आपको, अब बात आएगी आपकी आजकल जो है आपका समाप्त हो जाएगा ये कंजर्वेशन, और उसके बाद इडेपोलॉजी की 2-3 क्लासें चलेंगी, उसके बाद सॉइल साइंस आपकी समाप्त हो जाएगी। जितना हमने पढ़ाया इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, केवल इसे रट लेना, ये हमारा अपार्ट सत्य है। ठीक है, सॉइल साइंस का इससे एक क्वेश्चन बाहर चला जाए तो हमारे पास लेके आ जाना, लेकिन इसे रटी लाइन होनी चाहिए, ये हम आपको जो है दिक्कत बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपकी बायो क्लास होगी।